सो वेलकम अगेन टू दिस सेशन। तो बेटे लास्ट सेशन में हमने 1.3 तक फिनिश अप करा था। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात चल रही थी और मैंने ये बताया 99.99% इसकी जो अकाउंटिंग होगी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की, वो बिल्कुल बायबैक ऑफ शेयर्स की जैसी होगी और ऑलमोस्ट उसी तरीके से इस चैप्टर को कराया जा रहा है जैसे मैंने उसमें इनिशियल कॉन्सेप्ट बताए थे। अभी ये इनिशियल कॉन्सेप्ट ही चल रहे हैं। अब इसमें सेल ऑफ एसेट्स के बारे में आपको याद होगा, बायबैक ऑफ शेयर्स में भी मैंने बताया था कि कभी भी सेल ऑफ एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो पहले ड्यू एंट्री करेंगे, उसके बाद हम पहले सेल ऑफ एसेट्स की एंट्री करेंगे और उसके बाद हम अपनी वर्किंग पे आएंगे। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में भी तकरीबन वही चीज़ें गिवन है जो इससे पहले के दो इनिशियल क्वेश्चंस में हमने करी थी। इक्विटी शेयर कैपिटल में अब की बार 4 लाख रुपए हैं, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 5000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपये का एक शेयर है, तभी आउटर कॉलम में 5 लाख लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 लाख रुपए का बैलेंस है। जनरल रिजर्व में आपके 2 लाख है और ये कैपिटल नेचर के रिजर्व हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इसमें भी 1-1 लाख है। टोटल जो है 5 लाख रिजर्व्स का अमाउंट है। कोई नॉन करेंट लायबिलिटी नहीं है और करेंट लायबिलिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स दिए हुए हैं। करेक्ट। तो ये आइटम आपको लायबिलिटी साइड में है। एसेट साइड के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो 8 लाख का है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख की दी है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू आप देख रहे हो 1,50,000 है, यानी कि मार्केट वैल्यू कम है। करंट एसेट के अंदर केवल 2 आइटम है, एक तो कैश है और अदर करंट एसेट है। अब इस क्वेश्चन में उसने लिखा ऑन दिस डेट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिसाइड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड फॉर द सेम इट वॉज डिसाइडेड टू सेल द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। तो हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे बेचा एंड टू यूटिलाइज द रिजर्व्स टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, और हमने डिसाइड करा कि हम रिजर्व को मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट तक, यानी कि जितने भी रिजर्व हैं पॉसिबली उसमें जितना बैलेंस है उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। और कहते हैं रिजॉर्ट टू फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, और फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स हम करेंगे। ये क्वेश्चन की कहानी तुम्हें दी हुई है। लॉजिकली ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए। वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने तुम्हें कई बार कराए हुए हैं, लेकिन जस्ट समझाने के लिए, करेक्ट, जस्ट समझाने के लिए। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में तुम्हें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में तुम्हें जो दिया हुआ था मैंने तुम्हें ये बताया था कि सबसे पहले तो कभी भी क्वेश्चन में सेल ऑफ एसेट्स के बारे में अगर इंफॉर्मेशन है तो 1.3 का जहाँ तक सवाल है, कभी भी क्वेश्चन में सेल ऑफ एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है तो मैंने तुम्हें क्या बताया हुआ है कि सबसे पहले सेल ऑफ एसेट, सबसे पहले तो आप ड्यू एंट्री करेंगे, सेल ऑफ एसेट की एंट्री करेंगे, एकदम से वर्किंग पे नहीं आएंगे। तो सबसे पहले तो तो मैंने पहले अमाउंट ड्यू की एंट्री इस क्वेश्चन में करी। अगर मैं अमाउंट ड्यू की एंट्री करूंगा तो अमाउंट ड्यू की एंट्री हमारी क्या होगी, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी वापस आ जाएगी। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5000 इंटू 100, 5 लाख रुपीज़, करेक्ट। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख और 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इससे डेबिट हो गई तो मेरा कैपिटल बेस जो है वो चेंज हो गया, नंबर 1। अब इस क्वेश्चन में सेल ऑफ एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो कभी भी सेल ऑफ एसेट, इस क्वेश्चन में हम अपनी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हैं, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब वो कह रहा है कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे बेच दिया। मैंने अभी तुम्हें बताया कि मार्केट वैल्यू 1,50,000 है, जबकि इन्वेस्टमेंट हमने 2 लाख में खरीदी हुई है। जो आउटर कॉलम में फिगर लिखी होती है वो ये शो करती है कि इस इन्वेस्टमेंट को खरीदने में हमने कितना खर्चा करा। 2 लाख हमारी कॉस्ट थी और बेचा हमने 1,50,000 में, तो लॉस हो गया। अब जब मैं इन्वेस्टमेंट को बेचूंगा तो मेरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट। तो 1,50,000 में मैंने इन्वेस्टमेंट को बेचा, तो 1,50,000। अब इन्वेस्टमेंट को 1,50,000 में हमने बेचा, लॉस हो गया, तो लॉस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे 50,000 रुपीज़। तो 50,000 का लॉस आपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बाहर चली गई। इन्वेस्टमेंट आपकी 2 लाख रुपए की थी, तो 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपकी बाहर चलेगी, 2 लैक्स। अब इस एंट्री के करने से एक तो इन्वेस्टमेंट बाहर चलेगी, बैंक बैलेंस 1,50,000 से बढ़ गया और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आपका 50,000 से कम हो गया। इसको करने के बाद आपको वर्किंग करनी होगी। मैंने वर्किंग यहीं पर कर दी सिर्फ समझाने के पर्पज़ से। तो अब आप जो अपने कैपिटल बेस को चेंज करते हैं या रेस्टोर करते हैं, सॉरी, तो वर्किंग फॉर रेस्टोरमेंट ऑफ कैपिटल बेस, अपने कैपिटल बेस को रेस्टोर करने के लिए हम नॉमिनल वैल्यू देखते हैं। तो नॉमिनल वैल्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कितनी है,
नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो हम वापस कर रहे हैं वो 5 लाख की है। अब 5 लाख से मेरा कैपिटल बेस कम हो गया। कैपिटल बेस कम हो गया तो उसको रेस्टोर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो एक तो मैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करूँगा। अब यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स यानी कि रेवेन्यू रिजर्व्स, यूटिलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिजर्व्स, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम फ्रेश इशू भी करेंगे। अब आपने देखा इस क्वेश्चन में, एक तो मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख का है और जनरल रिजर्व 1 लाख का है। तो जनरल रिजर्व से तो मैंने 1 लाख रुपए ले लिए, जनरल रिजर्व में 1 लाख है, उससे मैंने 1 लाख रुपए ले लिए। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर मैं आपसे पूछूं कितना पैसा है तो आपका आंसर 2 लाख नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट में वैसे 2 लाख दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आगे 2 लाख की फिगर लिखी है, लेकिन आपको मालूम है कि हमें एक लॉस हो गया 50,000 का अभी जब हमने एंट्री करी। तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,50,000 रुपये ही मौजूद हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,50,000 रुपये मौजूद हैं। तो इसका मतलब जो रिप्लेसमेंट हमारी यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स के थ्रू होगी वो 2,50,000 की होगी। इसका मतलब रिजर्व्स में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है क्योंकि 5 लाख चाहिए, तो मुझे फ्रेश इशू करना पड़ेगा। फ्रेश इशू में इक्विटी शेयर्स का करूँगा और 2.5 लाख का मुझे इक्विटी शेयर्स का फ्रेश इशू करना पड़ेगा। तो जब मैं ये काम कर लूँगा उसके बाद मेरी एंट्री नंबर फिर सी और डी होगी। तो एंट्री नंबर सी यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स की अब आप करेंगे तो यूटिलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिजर्व्स। तो जनरल रिजर्व से आपने जो पैसा लिया है 1 लाख रुपए लिए जनरल रिजर्व से, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपने 1,50,000 लिया, 1,50,000 और 2 CRR अकाउंट, और CRR में हम 2.5 लाख रुपए जो है वो पोस्ट कर देंगे। इस एंट्री के करने से जनरल रिजर्व का बैलेंस 0 हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी 0 हो गया और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में पैसा कुछ आ गया। उसके बाद हमने फ्रेश इशू की एंट्री करी। तो फ्रेश इशू की जब मैं एंट्री करूँगा, और फ्रेश इशू हमने इक्विटी शेयर्स का करा है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक अकाउंट डेबिट आपने लिखा, फ्रेश इशू आपने 2,50,000 का करा है तो 2,50,000, और उसके अलावा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000। इस एंट्री के करने से एक तो आपका बैंक का बैलेंस बढ़ गया और दूसरा बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल भी बढ़ गई। उसके अलावा अब आप एक्चुअल पेमेंट की एंट्री करेंगे। अब आपने एक्चुअल पेमेंट की एंट्री करी, एक्चुअल पेमेंट। अब जब एक्चुअल पेमेंट की एंट्री करेंगे तो एक्चुअल पेमेंट की एंट्री आपकी क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपने 5 लाख रुपए पे करने हैं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 5 लाख, और आप लिखेंगे यहाँ पर 2 बैंक अकाउंट। तो अब आपने एक्चुअल पेमेंट कर दी 5 लाख। इस एंट्री को करने के बाद अब हम अपनी बैलेंस शीट को बनाएंगे। फिलहाल मैंने बैलेंस शीट आपको डायरेक्टली ऐसी दिखा दी, करेक्ट। क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व करा ही हुआ है, तो मेन चीज़ मुझे बस आपको सेल ऑफ एसेट्स का याद दिलाना था क्योंकि पता तो है ही आपको। खैर इस क्वेश्चन में मैंने बैलेंस शीट यहाँ नहीं बनाई हुई है, लेकिन मैं वैसे बना करके आपको बता देता हूँ। जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे, देखो यहाँ पर तुम्हारी इक्विटी शेयर कैपिटल, अब मैं बैलेंस शीट ऐसी आपको बता रहा हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल में 4 लाख था, अब इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी कितने से बढ़ गई, 2,50,000 से बढ़ गई। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, अगर आप बनाना चाहते हो तो पोस्ट रिडम्पशन बैलेंस शीट, पोस्ट रिडम्पशन बैलेंस शीट। अब पोस्ट रिडम्पशन बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो पोस्ट रिडम्पशन बैलेंस शीट में सबसे पहले तो 1 हम यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर भी पहले इक्विटी लिखा जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका ध्यान रखना है। उसके अलावा उसके अंदर भी सबसे पहले शेयर कैपिटल लिखा जाता है। अब जब आप शेयर कैपिटल लिखेंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल है वो कितनी दी हुई है। नंबर एक तो ये मालूम होना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि क्या आपने कुछ और इक्विटी शेयर्स इशू करे या नहीं करे। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल आपको 4 लाख रुपीज़ की गिवन थी। कितने की गिवन थी, 4 लाख की गिवन थी, और आपने फ्रेश इशू करा था 2.5 लाख रुपए का। तो इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में अब कितना बैलेंस आ गया सर, 6,50,000 आ गया। बिकॉज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो आपने वापस कर दी है,
तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अब नहीं आएगी। इज़ इट क्लियर टू यू? उसके अलावा फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस का जहाँ तक सवाल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व में जितना भी पैसा था वो तो हमने CRR में ट्रांसफ़र कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 लाख थे, उसमें से 50,000 तो लॉस हो गया, 150 बचे वो हमने CRR में ट्रांसफ़र कर दिया, तो PNL में भी जीरो बैलेंस हो गया। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 2,50,000 रुपीज़ आ गए। सिक्योरिटी प्रीमियम में कोई चेंज नहीं है, 1 लाख का 1 लाख ही आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम के अलावा प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में भी 1 लाख रुपए थे, तो टोटल आउटर कॉलम में 4.5 लाख रुपए आ जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा कोई नॉन करेंट लायबिलिटी मैंने क्वेश्चन में लिखाई नहीं हुई है। उसके अलावा करंट लायबिलिटी का जहाँ तक सवाल है वो हमने 4 लाख की लिखाई हुई है। तो इस तरीके से आप आराम से फिर बैलेंस शीट बना सकते हैं। अब जहाँ तक एसेट साइड का सवाल है, एसेट साइड में सबसे पहले तो हम लिखते हैं नॉन करेंट एसेट, और नॉन करेंट एसेट के अंदर भी हम लिखते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आपको याद होगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 8 लाख की बैलेंस शीट में गिवन थी, तो 8 लाख आप लिख देंगे। उसके अलावा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट NCI गिवन थी, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट शॉर्ट में लिख दिया। जो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी वो हमने जब एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट आपने बेच दी तो वो भी ख़त्म हो गई। उसके बाद करंट एसेट का जहाँ तक सवाल है, करंट एसेट के अंदर एक तो तुम्हें क्वेश्चन में अदर करंट एसेट गिवन है, अदर करंट एसेट में तो कोई चेंज नहीं है, 3 लाख के 3 लाख ही आएंगे। अब जहाँ तक कैश का सवाल है, कैश बैंक का, तो पहले तो आप ये देखो कि ओरिजिनली कैश अकाउंट में आपका बैलेंस शीट में कितना बैलेंस है। सर 5 लाख का बैलेंस है। क्या आपने कुछ एसेट बेचा है? बेचा है, 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट बेची। क्या कोई फ्रेश इशू करा है? तो इन्वेस्टमेंट को बेचने से और फ्रेश इशू को करने से आपके पास 1.5 लाख और 2.5 लाख और आ गए, टोटल 9 लाख हो गया, और लास्ट में आपने 5 लाख रुपए पे कर दिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो इसका मतलब कैश अकाउंट में जो बैलेंस अब बच रहा है वो 4 लाख का बच रहा है, तो टोटल आपका 15 लाख आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। उसके अलावा ये अभी जो सेक्शन 1 में शुरू के क्वेश्चन है, ये बेसिकली चैप्टर को ओपन करने के लिए चैप्टर हैं, जैसा कि आपको आदत है, तो लिखाना ना पड़े करके मैंने उनको टाइप ही कर दिया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में जो कि 1.4 से रिलेटेड है, 1.4 में अब क्या कह रहा है, रिडम्पशन एट प्रीमियम एंड फ्रेश इश्यू इन एब्सोल्यूट टर्म्स। तो इस क्वेश्चन में अब 2 चीज़ें हैं। अब की बार हम जो है प्रीमियम पे वापस कर रहे हैं नंबर 1, और फ्रेश इशू एब्सोल्यूट टर्म्स में है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर समझनी होगी। आपको याद होगा कि जब मैंने आपको बाई बैक ऑफ शेयर बताया था, तो बाई बैक ऑफ शेयर्स में जब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे आप शेयर्स, यानी कि जब शेयर्स को आप प्रीमियम पे वापस करते थे तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होता था। मैंने कहा था कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को हमें सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट भी हम राइट ऑफ कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट भी राइट ऑफ कर सकते हैं, और अगर प्रीमियम में इनफ बैलेंस नहीं है तो हम इसको किसी रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स के अगेंस्ट भी राइट ऑफ कर सकते हैं बाई बैक में। ये मैंने आपको बताया था। इज इट क्लियर टू यू? अब आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में ध्यान रखना होगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में जब हम प्रीमियम पे वापस करेंगे तो ऑफ कोर्स ये भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, और ये भी हमारे लिए लॉस है। जब मैं प्रीमियम पे वापस करूँगा तो ये लॉस है। जैसे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे जब हम शेयर वापस करते थे तो वो लॉस होता था, तो ये लॉस है जब मैं प्रीमियम पे वापस करूँगा। अब ध्यान ये रखना है, अब यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी है जो कई बार लोगों को पूरे एक्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं होती तो प्रॉब्लम होती है, या डिफरेंट बुक्स में अभी भी ये लिखा रहता है कि जो अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम पे वापस करेंगे तो कई बुक्स में अभी भी ये लिखा हुआ है कि जो प्रीमियम है उसको आप सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट राइट ऑफ कर सकते हो, जैसे कि हम बाईबैक ऑफ शेयर्स में करते थे। और अगर प्रीमियम में बैलेंस नहीं है तो आप रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स के अगेंस्ट भी राइट ऑफ कर सकते हो। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में भी कई बुक्स में ये अभी भी लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ। हो सकता है आपके मॉड्यूल में भी ऐसा लिखा हो,
वो क्या कह रहा है कि जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, अब की बार मैं प्रीमियम पे वापस कर रहा हूँ। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो या रिडम्पशन ऑन शेयर्स हो, तो सिक्योरिटी जो हम प्रीमियम पे वापस करते हैं वो लॉस होता है। उस लॉस को कोशिश होनी चाहिए पहले सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट राइट ऑफ करें, और सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस नहीं है तो रेवेन्यू नेचर के रिजर्व के अगेंस्ट सेट ऑफ कर लें। बाई बैक में तो अभी भी ऐसा ही है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में बहुत सी बुक्स ये कहती हैं कि जो प्रीमियम है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट राइट ऑफ करना चाहिए, और जो अगर प्रीमियम में बैलेंस नहीं है तो रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स के अगेंस्ट एडजस्ट करना चाहिए। बहुत सी बुक्स ये कहती हैं, लेकिन अब रूल चेंज हो गया है, थोड़ा सा ध्यान ये रखना है। अब तुम्हें ये वाला रूल अप्लाई नहीं करना है। जो मेरी एडवाइस है उसको ध्यान से समझें। अब रूल ये है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के केस की मैं बात बता रहा हूँ। देखो, बाई बैक ऑफ शेयर्स में तो यही रूल है जो मैंने अभी बताया कि जो प्रीमियम है उसको आप पहले प्रीमियम के अगेंस्ट सेट ऑफ करेंगे, प्रीमियम में बैलेंस नहीं है तो रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स के अगेंस्ट करेंगे। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में जो प्रीमियम और रिडम्पशन है, जो लॉस है, अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अगेंस्ट ही सेट ऑफ करा जा सकता है। अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अगेंस्ट ही सेट ऑफ करा जा सकता है। वैसे पूरा मैं रूल आपको बता के अननेसेसरी कंफ्यूज नहीं करना चाहता। वैसे रूल जो है, जो नया रूल आया वो ये कहता है कि कोई भी कंपनी है अगर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है, अगर कोई भी कंपनी है और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है, तो अगर वो प्रीमियम पे अपने शेयर वापस करती है तो उस केस में जो प्रीमियम है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अगेंस्ट ही राइट ऑफ करना है। तो ये नेचुरल सी चीज़ है कि मैं एक कंपनी हूँ तो डेफिनेटली मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा हूँगा। तो इसलिए ये एजम्पशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब आप इस रूल से जाएंगे, यानी कि जहाँ तक रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का सवाल है तो प्रीमियम और रिडम्पशन को आप केवल और केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अगेंस्ट ही राइट ऑफ कर सकते हैं। हाँ, इन केस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पैसा नहीं है तो आप जनरल रिजर्व से भी कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही निकलते हैं। तो पहले तो ध्यान ये रखना है कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जब मैं वापस करूँगा प्रीमियम पे तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट राइट ऑफ नहीं करूँगा। वैसे पूरा रूल मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा रूल मैंने लिखा भी हुआ है नोट्स में, ये भी मैं आपको बता दूँ, शुरुआत में मैंने लिखा भी हुआ है, वो भी मैं अभी पढ़ा दूंगा। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में सिक्योरिटी प्रीमियम को लेकर के कुछ कंट्रोवर्सी, और बहुत से लोगों को पूरे रूल्स पता नहीं होते तो वो पुराने रूल से ही जा रहे हैं या वही वाले रूल अप्लाई कर रहे हैं जो बाई बैक ऑफ शेयर में है। बाई बैक ऑफ शेयर में रूल ये है कि प्रीमियम को पहले सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट सेट ऑफ करेंगे, और सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस नहीं होगा तो रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स के अगेंस्ट सेट ऑफ करेंगे। और वही रूल वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में भी अप्लाई कर रहे हैं कि प्रीमियम पे अगर हम वापस करेंगे तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर दो और फिर रेवेन्यू रिजर्व्स के अगेंस्ट कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत तरीका है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो ये तरीका सही भी नहीं है, क्योंकि रूल ये कहता है कि कोई भी कंपनी अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है और अगर वो प्रीमियम पे अपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को वापस करती है तो उस सिचुएशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अगेंस्ट ही जो रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंस जो प्रीमियम है उसको सेट ऑफ करा जा सकता है। अब रूल ये है, हाँ, इस रूल में ये भी कहा गया है कि अगर कोई कंपनी है और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रही है तब वो चाहे तो ये रूल अपना सकती है। लेकिन ये बड़ी अजीब सी एजम्पशन लगती है कि मैं एक कंपनी हूँ और मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा, तो इसलिए इस पूरे चैप्टर में हमने इसी रूल को अपनाया है। तो ये एक बड़ा फ़र्क है, समझ में आ गया। बाई बैक ऑफ शेयर में तो आपको यही रूल है, ठीक है, लेकिन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में रूल ये है कि कोई कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है और जब वो प्रीमियम पे अपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को वापस करेगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही सेट ऑफ करेगी। समझ में आ गया। वैसे मैं आपको बता दूं ये नोट्स में मैंने कहाँ लिखा हुआ है, ये भी मैं आपको, वैसे तो मैंने हर क्वेश्चन में ये लिखा होगा, मैंने हर क्वेश्चन के जब सॉल्यूशन करा होगा उसमें ये लिखा भी होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने तुम्हारे लिखा भी हुआ है, मैं खुद भी अभी लिखा दूंगा, करेक्ट। यहाँ देखें, मैंने कहीं यहाँ लिखा होगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, यहाँ देखें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये थ्योरेटिकल नोट्स में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ मैंने जो अभी आपको बताया वही लिखा है कि फॉर द कंपनीज हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि ऐसी कंपनी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही हैं, करेक्ट। तो जो प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन है
वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही राइट ऑफ करना है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये अब नया जो रूल है इसके हिसाब से मूव करना है। और मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख भी दिया कि इन दिस चैप्टर हमने ये मान के चल रहे हैं कि जो भी कंपनी है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है, इसलिए प्रीमियम और रिडम्पशन को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू राइट ऑफ करा है। हालांकि जैसा कि मैंने बताया क्वेश्चन में ये रूल में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रही है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है फॉर द कंपनीज हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट कंप्लाइंग विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो वो चाहें तो प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सेट ऑफ कर सकती है, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम से सेट ऑफ कर सकती है। लेकिन ये एजम्पशन अजीब सी है, तो ये ठीक एजम्पशन नहीं है कि मैं कंपनी हूँ और मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा। तो इसलिए आप ये मान करके चलेंगे कि आप जो कंपनी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, और अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके थ्रू ही आप प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ करेंगे। करेक्ट। तो प्रीमियम और रिडम्पशन को जहाँ तक सवाल है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू ही आप सिक्योरिटी प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ कर सकते हैं। तो ये अब पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर हो जाना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? जबकि बाई बैक ऑफ शेयर में मैं बार बार कह रहा हूँ, जो प्रीमियम पे हम वापस करते थे, जो प्रीमियम लॉस है उसको हम पहले सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट सेट ऑफ करते थे, उसके बाद किसी और रेवेन्यू नेचर के रिजर्व से करते थे। तो ये पॉइंट का थोड़ा सा तुमने ध्यान रखना है। तो ये अब क्वेश्चन नंबर जो मैं करा रहा था 1.4 करा रहा था मेरे ख्याल से, तो 1.4 लीजिए जी। 1.4 में क्या कहता है? 1.4 है और उसने कहा कि यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख की है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो 5 लाख की। एक बार फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 लाख है, जनरल रिजर्व में 1 लाख है, सिक्योरिटी प्रीमियम में 1 लाख है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन 1 लाख है। कोई नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है, करंट लायबिलिटी 4 लाख की है। मैंने कहा शुरुआती डिमॉन्स्ट्रेशन क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ हैं। फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 8 लाख हैं। एक बार फिर से इन्वेस्टमेंट 2 लाख की है और उनकी मार्केट वैल्यू 1.5 लाख रुपए की है। उसके अलावा करंट एसेट के अंदर तुम्हें अब की बार इन्वेंट्रीज दी हुई हैं और उसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है। नीचे अब उसने क्वेश्चन में लिखा कि ऑन दिस डेट डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट 10% प्रीमियम। तो अब की बार हम 10% प्रीमियम पे पहले तो वापस कर रहे हैं, नंबर 1। उसके अलावा कह रहे हैं कि टू सेल द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे बेच रहे हैं। और कह रहे हैं कि हम 30,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, यानी कि इस क्वेश्चन में जो फ्रेश इशू है उसका नंबर दिया हुआ है। अगर फ्रेश इशू का नंबर दिया रहता है तो हम इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट टर्म्स में फ्रेश इशू गिवन है। जैसा कि बाय बैक ऑफ शेयर्स में भी मैंने बताया था कि अगर फ्रेश इशू एब्सोल्यूट टर्म्स में होगा तो पहले आप फ्रेश इशू को कंसीडर करेंगे और उसके बाद आप अपने रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल करेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? अब इस क्वेश्चन को बिकॉज अभी थोड़ा सा इनिशियल स्टेजेस हैं इसलिए मैं इसको करके ही बता रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को जब मैं करूँगा तो कैसे करा जाएगा यहाँ देखें, यहाँ से स्टार्ट है। तो 1.4 को ध्यान से देखें। 1.4 और 1.4 में भी सबसे पहला काम तो आप एनालिसिस का कर लें। क्या करेंगे? एनालिसिस का काम कर लेंगे। अब आगे से आप जो है एनालिसिस पहले कर लिया करो, उससे आपको फिर क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। एनालिसिस करते समय भी आप क्या क्या चीज़ का ध्यान रखेंगे? एक तो आप पहले नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम्ड, तो जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप रिडीम कर रहे हैं उसकी नॉमिनल वैल्यू को आपने नोट करना है। नॉमिनल वैल्यू जो है वो 5 लाख की है, तो 5 लाख 5,000 शेयर हैं 100 रुपये के हिसाब से, तो 5 लाख आपने लिख लिया। ये तो नॉमिनल वैल्यू है। उसके बाद आप ये देखें कि क्या आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रीमियम पे वापस कर रहे हैं, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन POR जो कि हमारे लिए लॉस है, उसने लिखा हम 10% प्रीमियम पे वापस कर रहे हैं, तो इसका मतलब 50,000 रुपये का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। इसका मतलब जो एक्चुअल पेमेंट हमें करनी है, जो एक्चुअल पेमेंट हमारी होगी वो 5,50,000 की होगी। भाई मुझे प्रीमियम पे वापस करना है तो एक्चुअल पेमेंट तो 5,50,000 की होगी ना, 5 लाख प्लस 50,000, ये तो एक्चुअल पेमेंट है। लेकिन कैपिटल बेस तो हमारा नॉमिनल वैल्यू से कम होता है, तो कैपिटल बेस को हमें बाद में रेस्टोर करना होगा।
कैपिटल बेस को रेस्टोर करने के लिए अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हम यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करते हैं और दूसरा फ्रेश इशू करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में फ्रेश इशू जो है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में गिवन है। जब भी फ्रेश इशू एब्सोल्यूट टर्म्स में गिवन होगा तो पहले फ्रेश इशू को तवज्जो दी जाएगी या उसको कंसीडर करा जाएगा। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें फ्रेश इशू एब्सोल्यूट टर्म्स में गिवन है, तो इसलिए आप पहले फ्रेश इशू को कंसीडर करेंगे। वैसे क्वेश्चन में बाद में दिया हुआ था कि हम 30,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर 10 रुपये वाले, तो इसका मतलब फ्रेश इशू तुम्हें 3 लाख का दिया हुआ है, तो इसका मतलब 3 लाख रुपए की रिप्लेसमेंट तो फ्रेश इशू से हो गई। अब तुम्हें रिजर्व से 2 लाख रुपए चाहिए, लेकिन अभी रिजर्व्स हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, पहले ज़रा हमें कुछ एंट्री कर लेनी होंगी। अब जैसे कि इस केस में जब मैं एंट्री करूंगा तो पहले मैंने अमाउंट ड्यू की एंट्री करी, अमाउंट ड्यू। अब अमाउंट ड्यू की जब मैं एंट्री करूंगा तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 5 लाख रुपए की मेरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वापस आ जाएगी, 5 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन POR, अब की बार मैं प्रीमियम पे वापस कर रहा हूँ, तो 50,000 रुपये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो गया या नहीं हो गया? हो गया। और 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में लिखूँगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर 5,50,000, तो 5,50,000 का ये अमाउंट ड्यू भी हो गया। अमाउंट ड्यू करने के बाद अब मैं ये देखूँगा क्या हमने, अच्छा अमाउंट ड्यू को करने से पहले आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ कर लें। अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ, अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ, अगर ये बाई बैक ऑफ शेयर्स होता तो मैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट राइट ऑफ करता, लेकिन अभी अभी मैंने कहा कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जो प्रीमियम है उसको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अगेंस्ट राइट ऑफ करना अब जरूरी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अगेंस्ट इसको राइट ऑफ कर दिया। अब जब मैंने इसको राइट ऑफ कर दिया तो 50,000 रुपये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, उसको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अगेंस्ट राइट ऑफ कर दिया। तो अब ध्यान ये रखना है, यहाँ मैंने तुम्हें नोट भी लिख दिया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज अ कैपिटल लॉस, इज ए कैपिटल लॉस। एक तो मैंने ये लिख दिया कि ये कैपिटल लॉस है, फिर मैंने इसमें ये भी लिख दिया एज पर गाइडलाइंस, यानी कि कंपनीज एक्ट की जो गाइडलाइंस हैं, एज पर गाइडलाइंस कंपनीज दैट फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो वो कंपनी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं, कंपनीज दैट फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मस्ट write off premium on redemption against profit and loss account। तो इसलिए मैंने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अगेंस्ट सेट ऑफ करा है। इज इट क्लियर टू यू? प्रीमियम के अगेंस्ट हमने सेट ऑफ नहीं करा है, तो ये चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसमें किसी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में प्रीमियम जो है वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अगेंस्ट सेट ऑफ करना है। क्यों करना है उसका रीज़न भी मैंने तुम्हें यहाँ पर बताया। उसके अलावा इस क्वेश्चन में अब आगे जो तुम्हें दिया हुआ है, सेल ऑफ एसेट के बारे में मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन थी, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की एंट्री भी हमने कर दी। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की वही एंट्री होगी जो पिछले क्वेश्चन में थी, क्योंकि मार्केट वैल्यू 1,50,000 है, तो इसका मतलब 1,50,000 में हमने बेचा, 50,000 का हमें लॉस हो गया, 50,000 का हमें लॉस हो गया। एंड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और इन्वेस्टमेंट आपकी 2 लाख रुपए की बाहर चलेगी। इज इट क्लियर टू यू? इन्वेस्टमेंट आपकी 2 लाख रुपए की बाहर चलेगी। अब ये काम करने के बाद आप चाहो तो अपनी वर्किंग पे वापस आ सकते हो। अब जब आप अपनी वर्किंग पे वापस आओगे तो अपनी वर्किंग पे अब मुझे देखो 5 लाख में से 3 लाख रुपए की रिप्लेसमेंट तो फ्रेश इश्यू के थ्रू हो चुकी है।
अब मुझे सिर्फ यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करना है। यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में केवल रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का हो सकता है। तो जनरल रिजर्व से मैंने पैसे लिए। जनरल रिजर्व में जो हमारा अमाउंट था वो तो 1 लाख रुपए था। अब वैसे मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 1 लाख रुपए ही चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पैसा कितना है, कहीं रफ में मैंने देखा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस शीट के अंदर 2 लाख रुपए हमें दिए हुए थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस शीट के अंदर 2 लाख है। अभी अभी हमने एंट्री करी थी। जब आपने अभी अभी ये एंट्री करी तो आपने देखा कि आपने प्रीमियम और रिडम्पशन को प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ करा। तो प्रॉफिट जो था 50,000 से एक तो कम हो जाएगा क्योंकि प्रीमियम आपने राइट ऑफ करा प्रॉफिट के अगेंस्ट, और दूसरा इन्वेस्टमेंट को आपने बेचा, उसमें भी 50,000 का लॉस हो गया। तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 लाख रुपए बचे हुए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 लाख रुपए बचे हैं और इत्तेफाक से तुम्हें चाहिए भी 1 ही लाख। 5 लाख में से 3 लाख की रिप्लेसमेंट फ्रेश इशू के थ्रू हो गई, 1 लाख की जनरल रिजर्व के थ्रू हो गई। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मैंने 1 लाख रुपए ले लिए। तो इस तरह अब मेरा यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स भी हो गया। अब मैं इसमें अगली एंट्री करूंगा। वैसे तो नेक्स्ट एंट्री जो हम करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स की करते हैं, पर इस क्वेश्चन में फ्रेश इशू पहले हुआ है तो मैंने फ्रेश इशू की एंट्री कर दी। फ्रेश इशू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। अब फ्रेश इशू जो आपने करा है, फ्रेश इशू आपने इक्विटी शेयर्स का करा है, जो कि तुम्हें क्वेश्चन में गिवन ही था, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 लाख रुपए का फ्रेश इशू आपने करा, तो 3 लाख रुपए आपने लिख दिए। एक तो इससे कैश का बैलेंस बढ़ गया और बैलेंस शीट में जो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद आपने यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करा। अब यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स जो आपने करा, एक तो जनरल रिजर्व से 1 लाख रुपए आपने लिए, जनरल रिजर्व से आपने 1 लाख रुपीज़ लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी आपने 1 लाख रुपीज़ लिए, हाँ या ना सर लिए, और 2 कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। तो 5 लाख की जो रिप्लेसमेंट थी, 3 लाख तो फ्रेश इशू से हो गई, बाकी यूटिलाइजेशन और रिजर्व से जो आपने पैसा निकाला और सीआरआर में ट्रांसफ़र कर दिया उसके थ्रू हो गई। उसके बाद फिर आप एक्चुअल पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं, एंट्री नंबर जी, एक्चुअल पेमेंट। अब एक्चुअल पेमेंट की जब मैं एंट्री करूंगा, एक्चुअल पेमेंट, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 5,50,000 से हम डेबिट करेंगे क्योंकि हमने उसको 5 लाख नॉमिनल वैल्यू और 50,000 प्रीमियम के पे करने हैं। टू बैंक अकाउंट 5,50,000, इस तरीके से आपकी एंट्री होगी, करेक्ट। उसके बाद पोस्ट रिडम्पशन बैलेंस शीट, पोस्ट रिडम्पशन बैलेंस शीट। अब पोस्ट रिडम्पशन बैलेंस शीट आप बनाओगे तो इक्विटी एंड लायबिलिटी पहले तो आप लिखो। इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखने के बाद उसमें लिखो 1 इक्विटी। इक्विटी को लिखने के बाद उसमें लिखो ए शेयर कैपिटल। और अब अपनी पुरानी बैलेंस शीट में देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, 4 लाख है, तो 4 लाख आपने लिख दी। अब अपनी एंट्रीज में देखो क्या आपने कोई फ्रेश इशू करा है, कितने का करा है, 3 लाख का। 30,000 इक्विटी शेयर आपने इशू करे थे 10 रुपये वाले, तो इसका मतलब आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, 7 लाख आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख की आ जाएगी। अब इक्विटी शेयर कैपिटल को लिखने के बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो अब आएगी नहीं क्योंकि वो हमने अब रिडीम कर दी है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आने का कोई मतलब नहीं है। फिर बी रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर जो जनरल रिजर्व था वो 0 हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 लाख रुपए थे लेकिन वो भी 0 हो गए क्योंकि 50,000 लॉस हो गया। 50,000 आपने प्रीमियम को राइट ऑफ करने में लगा दिए, 1 लाख सीआरआर में ट्रांसफ़र कर दी, तो पीएनएल भी 0 हो गया। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 2 लाख रुपए आ गए।
सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस 1 लाख है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और उसके अलावा इस क्वेश्चन में प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो टोटल 4 लाख की फिगर आउटर कॉलम में आ जाएगी। नॉन करेंट लायबिलिटी तो है नहीं, नॉन करेंट लायबिलिटी क्वेश्चन में नहीं है। करंट लायबिलिटी मैंने आपको 4 लाख रुपए की लिखा के रखी हुई है। तो इस तरीके से एसेट साइड को आप बड़ी आसानी, लायबिलिटी साइड को आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। टोटल आपका 15 लाख का आ जाएगा। उसके अलावा एसेट साइड अगर आप बनाना चाहते हैं, एसेट साइड, अब एसेट साइड में सबसे पहले नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट में भी ए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर जो तुम्हें बैलेंस शीट में अमाउंट दिया हुआ है, मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ, 8 लाख का गिवन है। उसके अलावा तुम्हारी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट थी NCI, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट थी, तो वो 2 लाख की, लेकिन तुमने वो बेच दी। वो एक अलग मैटर है कि तुमने उसको लॉस पे बेचा, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपकी ख़त्म हो गई। करंट एसेट का जहाँ तक सवाल है, करंट एसेट में एक तो आपके पास इन्वेंट्रीज हैं। इस क्वेश्चन में इन्वेंट्रीज हैं, और इन्वेंट्रीज जो हैं वो 3 लाख रुपए की हैं। तो इन्वेंट्रीज आपने 3 लाख रुपए लिखा। उसके अलावा फिर तुमको बस ये देखना होता है कि कैश बैंक में कितना बैलेंस होगा। 5 लाख रुपए बैलेंस शीट में बैलेंस है। अब हमने इन्वेस्टमेंट को बेचा 1.5 लाख में, तो कैश आएगा 1.5 लाख। 3 लाख रुपए का फ्रेश इशू करा तो उससे भी कैश आएगा। तो हमारे पास 8 लाख 9 लाख 50 हो गए। उसमें से हमने जो पेमेंट कर दी है 5,50,000 की पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कर दी, एक्चुअल पेमेंट जो हमने करी है। तो आउटर कॉलम में 4 लाख का बैलेंस बच जाएगा। तो 15 लाख टोटल आपका आएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब उसके बाद इस क्वेश्चन को करने के बाद, वैसे सारे सॉल्व हैं, 1.5 जो है वो आप खुद कर सकते हैं। वैसे मैं एक बार पढ़ दूं। वो कहते हैं फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वाइब्रेंट लिमिटेड एज एट 31/3/2021। बैलेंस शीट के अंदर एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल है 10%, 5,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। रिजर्व एंड सरप्लस में वही रिजर्व एंड सरप्लस का जहाँ तक सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 लाख, जनरल रिजर्व में 1 लाख। उसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में 1-1 लाख हैं, टोटल 5 लाख हैं। कोई नॉन करेंट लायबिलिटी नहीं है, करेंट लायबिलिटी में 4 लाख है। एसेट साइड के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर जो टेंजिबल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो 8 लाख की है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एक बार फिर से 2 लाख और 1,50,000 मार्केट वैल्यू है। उसके अलावा करेंट एसेट में इन्वेंट्री है और कैश इतना है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि डायरेक्टर ने डिसाइड करा कि हम 10% प्रीमियम पे वापस करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मैंने कहा था कि तुम्हें एनालिसिस करने का आर्ट आना चाहिए। सबसे पहले तो देखो नॉमिनल वैल्यू कितनी है, जैसे कि मैंने लिखा है नॉमिनल वैल्यू 5 लाख है, 50,000 का प्रीमियम भी आपने नोट करके रख लिया। अब वो कह रहा है कि हमने डिसाइड करा कि हम इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे। पहले आप इन्वेस्टमेंट को बेचने की एंट्री कर लेना अमाउंट ड्यू के बाद, जैसे कि मैंने करी हुई है। पहली एंट्री तो अमाउंट ड्यू की है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 50,000। क्योंकि 10% प्रीमियम पे मैं वापस कर रहा हूँ तो आप सीधा 5 लाख का 10% भी देख सकते हैं। टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट यहाँ लिखना है, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। 5,50,000 ये तो ड्यू एंट्री है। अब जो ये प्रीमियम है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये जो प्रीमियम है इसको राइट ऑफ करना है प्रॉफिट के अगेंस्ट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, ये एंट्री आपने कर दी, करेक्ट। अब इस एंट्री के करने से जो बैलेंस शीट के अंदर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस 2 लाख का था, जो 2 लाख का बैलेंस था वो 50,000 से कम हो गया, करेक्ट। उसके बाद
फिर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचा, तो इन्वेस्टमेंट को बेचा तो 1.5 लाख तुम्हें मिलेंगे, फिर से लॉस हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट आपकी जो 1,50,000 की थी, सॉरी जो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी वो बाहर चली जाएगी, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट बाहर चली गई। इज इट क्लियर टू यू? अभी अभी मैंने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस शीट के अंदर 2 लाख रुपए हैं, और अभी अभी आपने एंट्री करी, एक तो आपने पहले प्रीमियम राइट ऑफ कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और फिर ये लॉस हो गया 50,000 का। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपए बचे हुए हैं। खैर, अब ये 3 एंट्री करने के बाद मैं अपनी वर्किंग पे आ सकता हूँ। तो वर्किंग मैंने यहाँ आपको करके ऐसे दिखाई हुई है, जैसे 5 लाख रुपए मुझे रिप्लेस करने हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना पैसा लें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, जो मैंने बताया भी हुआ है आपको कैसे। 2 लाख थे, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000 यूटिलाइज्ड, और जो हमने प्रीमियम को राइट ऑफ करने में यूटिलाइज कर दिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 1 लाख रुपए। भाई मुझे 5 लाख की रिप्लेसमेंट करनी है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 लाख बचे हैं, तो मैं 1 लाख ही तो इस्तेमाल करूँगा, और जनरल रिजर्व से मैंने 1 लाख ले लिया, वही चीज़ मैंने टेबुलर फॉर्मेट में लिख दी। यानी कि 2 लाख की रिप्लेसमेंट तो आपकी यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स के थ्रू हो गई, तो मुझे अब की बार फ्रेश इशू करना पड़ेगा, और फ्रेश इशू 3 लाख का करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ बताया हुआ है। तो अब आपको पता लग गया कि फ्रेश इशू और यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व, तो आप बस ये एंट्री कर दें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट, और उसके अलावा फ्रेश इशू की एंट्री बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और बाद में एक्चुअल पेमेंट की एंट्री कर दें। तो अब इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में जितनी भी अकाउंटिंग, जैसे मैंने शुरू में बायबैक ऑफ शेयर में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराए थे, ये जो 5 क्वेश्चन है शुरू में कराने के पीछे रीज़न यही है कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स हैं उनको हम कवर कर लें। तो वो हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट सेशन में फिर हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टाइम टू से गुड बाय।